आगे डॉक्टर गौतम चटर्जी सर को बहुत ही सम्मान के साथ बुलाना चाहती हूँ। सर ने नाट्यशास्त्र, ध्रुपद, बनारस घराना, काशी शैव दर्शन तथा आदि पर अपना महत्वपूर्ण कार्य किया है और नाद वाचस्पति जैसे सम्मान से आप सम्मानित हुए हैं। FTII पुणे में और BHU में लगभग 20 डिकेड्स का आपका अध्यापन टीचिंग ड्रामा का अनुभव रहा है। आपने अभिनव गुप्त की तंत्रालोक टीका का ट्रांसलेशन भी किया है इंग्लिश में, जो 7 वॉल्यूम्स में है। नाट्यशास्त्र का हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली और अभिनव गुप्त की टीका के साथ आपने अनुवाद किया है। सर को मैं बहुत सम्मान के साथ आज के वक्तव्य को प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय गौतम चटर्जी सर, थैंक यू। श्रद्धेय गुरुजनों एवं प्रिय मित्रों, पूरी भारतीय ऋषि परंपरा की ओर से आपका अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि जिस तरह की बातें, जिस सुंदर शब्द हम सुनते आ रहे हैं, उसमें पूरी ऋषि परंपरा ही हमें सुनने को मिल रही है। सीधे उपसंहार में ही आते हैं, क्योंकि इतना सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस में ही होता है कि इतना सुनने को मिलता है सुबह से लेकर शाम तक कि हम थक जाते हैं। और फिर भी एक चाहत बनी रहती है कि अगर कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जो सीखने को मिले, क्योंकि हम सभी ज्ञान के विपासु होते हैं और चाहते हैं कि कुछ तत्व मिल जाए। तो कोशिश करेंगे कि ये जो उपसंहार पोर्शन है उसमें कुछ तथ्यों और तत्वों और सूचनाओं की ओर सिर्फ आपका ध्यान आकर्षित करें, ताकि अगर आपको उससे प्रेरणा मिले तो आप ये जो पंचम वेद है भरतमुनि का नाट्यशास्त्र, इसको आप बिल्कुल नई रोशनी में पढ़ सकें या समझ भी सकें। नाट्यशास्त्र में नाटक में म्यूजिक का कैसे क्या रोल है और कैसे यूज़ है, इस पर हमको कहा गया है बोलने के लिए। लेकिन मैं कहाँ से बोलूँ, ये नहीं कि वो विषय है और एक ही तत्व का करीब 40 दिन तक बोला जा सकता है, ऐसा नहीं है। मेरे लिए मुश्किल ये है कि जो भी नाट्यशास्त्र हमें मिला था 1925 में, फाइनल एडिशन संस्कृत में एडिट होने के बाद, उसके बाद उसके कई संस्करण निकलते रहे, उसको संपादन किया जाता है। और 1955 में ये फाइनल जब टेक्स्ट तैयार हुआ, यानी कि पाठ्य तैयार हुआ, उस पाठ्य का 2 भाषा में अनुवाद हुआ, हिंदी और अंग्रेजी में, और उसके बाद 2-3 भाषाओं में और अनुवाद हुआ, जिसमें फ्रेंच भी है, नोरी ने किया है। तो ये जो हिंदी अंग्रेजी का पाठ्य आया बाबूलाल शुक्ल शास्त्री और मनमोहन घोष का, उसी आधार पर उसको पढ़ने लगे, समझने लगे, और डायरेक्ट जो रामकृष्ण कवि का एडिशन है गायकवाड़ का, उसको भी संस्कृत में जानने वाले लोग पढ़ने लगे। लेकिन मैं जब संस्कृत में या हिंदी अंग्रेजी में पढ़ता हूँ तो कुछ समझ में नहीं आता, और जब कुछ समझ में नहीं आया है तो हम उसको अभी क्या बोलें, ये एक मुश्किल चीज़ है। क्योंकि उसमें मान लीजिए कि ये लिखा हुआ है, अगर हम हिंदी में अंग्रेजी में पढ़ते हैं, कि जब नट प्रवेश करे पूर्व रंग में तो प्राविशिक स्थान पर अटिता ध्रुवा का प्रयोग आश्रावणा विधि से विष्कंभक और वर्धमानक का प्रयोग करते हुए नांदी पाठ किया जाए, ये लिखा हुआ है। मान लीजिए अब एक वाक्य में अगर 14 शब्द हैं तो उसमें तो 11 टेक्निकल टर्म्स हैं, और वो टेक्निकल टर्म्स तब से आज तक वैसे ही हैं। तो इसलिए जब स्टूडेंट इसको पढ़ने जाता है, विद्वान और विद्यार्थी, पाठक और पारखी, तो क्या समझता है, ये मैं समझने की कोशिश करता रहा हूँ पिछले 40 सालों में, 4 दशकों में, और मुझे लगा कि शायद कुछ भी नहीं समझा गया है। क्या समझा जाए, अटिता ध्रुवा कैसे गाई जाती है, आश्रावणा क्या होती है, और जब हम समझेंगे नहीं तो उसको रिलेट कैसे करेंगे अभी से। तो ये है
कुल मिला के कहने का तात्पर्य कि उसको कैसे बोले, क्या से बताया जाए। ध्रुवा गायन एक प्रोफेसर कर रही थी संस्कृत नाटक में, करती हैं वो बनारस में ज्ञान प्रभा की ओर से जब भी संस्कृत नाटक होता है। तो मैंने उससे पूछा ध्रुवा गायन कैसे करती हैं, तो उन्होंने बोला कि एक श्लोक दे दिया जाता है और उसे कहा जाता है किसी राग में गा दो, मैं गा देती हूँ। और हमारे जो दर्शक हैं वो या श्रोता, वो इतने वर्षों से संस्कृत नाटक में ध्रुवा गायन ऐसे सुनते आ रहे हैं। ये एक उपसंहार है या कह सकते हैं कि ये प्राविशिकी है। तो क्या हमें किसी और विधि से पढ़ना चाहिए नाट्यशास्त्र को, और वो विधि हमें कहाँ मिले? अगर हमारे पास गुरु नहीं है तो कैसे पढ़े नाट्यशास्त्र को? ये दिक्कतें हैं। तो जो विषय हमें दिया गया है, कहा गया है, व्यंजना आर्ट्स की ओर से, मधु जी और उनकी पूरी टीम की ओर से, उनका मैं आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ कि भारत नाट्य शास्त्र में नाट्य संगीत या नाटकीय संगीत का प्रयोग कैसे किया गया है। पहले तो भारत इन शब्दों को देख ली तो बात को भी हो जाएगी। भारत एक वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति की ओर में ले जाता है ये शब्द भारत, और ऐसा नहीं है कि हम बहुत पीछे चले जाते हैं ऐसा बोलते ही, वैदिक संस्कृति बोलते ही बहुत साल पीछे, 28,000 साल पीछे। ये ऐतिहासिक दृष्टि से देखना होता है, लेकिन ऐसे नहीं देखना चाहिए। अगर हम उस संस्कृति को अभी जीते हैं तो हम वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता को जीते हैं। इस तरह से हम लोग उस संस्कृति का पुनर्नवा करते हैं या रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। और हमारे यहाँ वेद हो या पंचम वेद हो, कहा गया कि सुनने की चीज़ है, पढ़ने की चीज़ नहीं है। इसके लिए एक शब्द आया है अनुश्रव, कि ये सिर्फ सुनने की चीज़ है। और हमारे जो गुरु शिष्य परंपरा में इसको गुरुमुख विद्या कहा गया है, उसमें शिष्य तो वो है जो कोई किताब से पढ़ के सीखता है, किसी व्यक्ति के माध्यम से हम सीखते हैं या देख के सीखते हैं, और वो विद्वान बनते हैं जिनके पास विद्या होती है। लेकिन जो अनुश्रव करता है गुरुमुख से, वो सुन के फिर दूसरे को जब कहता है तो वो उसको शिष्य नहीं कहते हैं, उसको हमारे कहा गया अनुचाना, यानी उसने गुरुमुख से सीधे सुना और दूसरे को कहा। ये दो शब्द बहुत जरूरी है जानना। अब नाट्यशास्त्र या नाट्य वेद या पंचम वेद, इसको जब हम लोग पढ़ते हैं तो एज ऑफ रीजन में पढ़ते हैं। आज जो हम लोग का जो युग है वो तर्क बुद्धि का युग है, और जब इसकी रचना हुई है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, बुद्ध के बाद और मौर्य डायनेस्टी से पहले, तो तब एज ऑफ इंट्यूशन था, अंतर्दृष्टि का युग था। इसलिए हम लोग इसको पढ़ते समय पहली रति ये करते हैं और अपनी अपनी व्याख्या देने लगते हैं, जिसमें अलग इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन इंटरप्रिटेशन ये देना है। जैसे हमारे यहाँ जितने भी प्रारंभिक काव्य हैं, महाकाव्य हैं, तो उसको हम लोग उस अंतर्दृष्टि को पकड़ के अलग अलग कहानियाँ, नाटक और बहुत कुछ लिख सकते हैं, नाट्यशास्त्र की व्याख्या कर सकते हैं। लेकिन इसको भी सबसे पहले फंडामेंटली देखना बहुत ज़रूरी है कि ये एज ऑफ इंट्यूशन के में लिखा गया है, और ये इस युग को हम लोग कभी भी अपने लिए उपलब्ध कर सकते हैं। यानी अभी अगर हम अभी एज ऑफ रीजन में है, अगर कोई भी रीजनिंग के साथ बात करते हैं, तो एज ऑफ रीजन से एज ऑफ इंट्यूशन में हम अभी जा सकते हैं। वो इस तरह से कि हम लोग जो कि बोलते हैं वो उसके शब्द चाहिए, शब्द के लिए वाक्य चाहिए, वो विचार बनता है, थॉट, और उससे फिर हमारे पास लैंग्वेज बनता है, वो होता है माइंड, उससे हम लोग बोलते हैं। यानी थॉट नहीं है, शब्द नहीं है, माइंड नहीं है, तो बोल नहीं सकते। और सारा चीज़ की समझ हम उसी से बनाते हैं, क्योंकि माइंड या इंटेलेक्ट एक ही चीज़ है, जिसे अध्यात्म में ईगो और अहंकार भी कहा गया है।
एक तो वाक जो स्पीच हमारा इस पर डिपेंड कर रहा है, तो बिना शब्द के आप बोल नहीं सकते, बिना मन के नहीं बोल सकते, यानी बिना थॉट के नहीं बोल सकते। लेकिन भारतीय परंपरा जो वाक की परंपरा है वो इसकी परंपरा रही ही नहीं है, जिसको मैं अंतर्दृष्टि का युग कह रहा हूँ। वो है कि प्रतिभा चाहिए किसी भी चीज़ को समझने के लिए या किसी चीज़ की रचना करने के लिए। जब हम कहते थे कि किसी जड़ बुद्धि के व्यक्ति को भी गुरु मुख से सुनकर शास्त्र सिखाया जा सकता है, लेकिन वो कविता की रचना नहीं कर सकता, प्रतिभा चाहिए। इस प्रतिभा को वाक से जोड़ के हमारे यहाँ कहा गया है कि वाक के जो 4 स्तर हैं, जो है परा, पश्चिमी, मध्यमा और वैखरी। तो प्रतिभा के लिए जितने भी हमारे काव्यशास्त्री हैं, अभी राजशेखर वगैरह की बात की, सभी ने लंकी और आदि गाँव में ये लोगों ने ये कहा है कि पीछे से आती है। प्र का मतलब ही है पीछे से आना। तो पीछे से आने के लिए सभी ने एक व्याख्या दिया है कि पीछे जन्मों के संस्कार से प्रतिभा तैयार होती है। पीछे का मतलब ये नहीं है, पीछे का मतलब है परा स्तर से, जो हमारे कॉन्शियसनेस का, हमारी बात का पहला स्तर है परा या ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस। भारतीय दर्शन जो है वो ट्रांसेंडेंटल इंसाइट या ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस का दर्शन है। तो ये परा स्तर से हमारी चेतना में कोई चीज़ रिफ्लेक्ट करती है। तब जब हम मन को शून्य कर चुके होते हैं, मन की बात नहीं मानते हैं और नो माइंड स्टेट पे आ जाते हैं। और कठिन लग रहा होगा लेकिन सुनना पड़ेगा। तो वहाँ से जब कुछ रिफ्लेक्ट करता है, जिसको कि हमारे यहाँ माइथोलॉजिकल जितने भी टेक्स्ट हैं उसमें स्वर्ग कहा गया है कॉन्शियसनेस का, क्योंकि ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस है, ये परा स्तर है। परा से हमारी चेतना में जब वो रिफ्लेक्ट करता है तो हमें लगता है कि वो जो प्रतिभाशाली व्यक्ति है, कवि है, उसको लगता है कोई बात कौन दी, प्रतिभा के एक शब्द झलक दी है, सडन फ्लैश ऑफ कॉन्शियसनेस।